In yesterday lecture we were discussing about the dielectrics. हमने किसके बारे में डिस्कस किया था? डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस के बारे में डिस्कस किया था। और ये डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस जो हैं वो टू टाइप्स के थे। सबसे पहले थे पोलर मॉलिक्यूल्स, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई थी। और फिर हमने डिस्कस किया था किन के बारे में? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो जो पोलर मॉलिक्यूल वाले डाइलेक्ट्रिक्स हैं बेसिकली उनमें डायपोल मोमेंट तो होता है, ईच मॉलिक्यूल हैज डायपोल मोमेंट बट नो नेट डायपोल मोमेंट इन द सब्सटेंस। लेकिन सब्सटेंस का डायपोल मोमेंट नहीं था, नो नेट डायपोल मोमेंट। ओके, इसी तरह से नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए हमने स्टडी किया था कि मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट भी जीरो होता है, नो डायपोल मोमेंट। और सब्सटेंस का तो फिर जीरो ही होगा, सब्सटेंस का डायपोल मोमेंट भी कैसा होगा? जीरो होगा, नो नेट डायपोल मोमेंट होगा, क्योंकि इसके अंदर तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का सेंटर एक ही होता है। तो जब तक हम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाएंगे तब तक हमें पोलराइजेशन नहीं दिखेगा, मतलब कि तब तक पोल्स नहीं बनेंगे, और पोल्स जब तक नहीं बनेंगे तब तक कुछ डायपोल मूवमेंट नहीं आएगा। तो हमने पोलराइजेशन को भी स्टडी किया था। इसका पोलराइजेशन एक डिफरेंट टेक्निक से होता है। इसमें तो मॉलिक्यूल क्या होते हैं, जैसे ये प्लस और माइनस का सेंटर पहले ही अलग होता है, तो इसमें तो मॉलिक्यूल क्या होते हैं? टॉर्क एक्सपीरियंस करते हैं, और टॉर्क एक्सपीरियंस करने के कारण ये रोटेट करते हैं, और रोटेशन के कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। लेकिन इसका जो नॉन पोलर का पोलराइजेशन था वो डिफरेंट था। इसके पोलराइजेशन में क्या होगा? इसके पोलराइजेशन में ये होगा कि प्लस और माइनस के सेंटर अलग अलग हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो उस टाइम पे हम मॉलिक्यूल को ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे कि इसके प्लस और माइनस का सेंटर अलग अलग हो चुका है, सेपरेट हो चुका है। तो इसका मतलब ये एक क्या बन चुका है? एक डायपोल बन चुका है। अगर ये डायपोल बन चुका है तो माइनस से प्लस की तरफ इसका कुछ ना कुछ डायपोल मूवमेंट भी होगा। तो दोनों का जो पोलराइजेशन था वो एक डिफरेंट प्रोसेस थी, दोनों के पोलराइजेशन की प्रोसेस सेम नहीं है। अब हम बात करते हैं पोलराइजेशन वेक्टर की। अच्छा, पहले पोलराइजेशन की डेफिनेशन में यहाँ लिख देता हूँ, फिर हम लोग पोलराइजेशन वेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। So first of all, we will discuss about the electric polarization. चार्जेस के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन होगा। अब इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या है? डेफिनेशन देखिए, द इंडक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट, द इंडक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट in a dielectric substance, in a dielectric substance in the presence of external electric field. The presence of external electric field is called polarization. तो पोलराइजेशन का बेसिक मीनिंग समझ लीजिए। पोलराइजेशन का ये मतलब नहीं है कि मॉलिक्यूल अलाइन हो रहे हैं, पोलराइजेशन का ये मतलब नहीं है कि मॉलिक्यूल के प्लस और माइनस के सेंटर अलग हो रहे हैं। वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट है, रोटेट करना और प्लस माइनस के सेंटर का अलग हो जाना। पोलराइजेशन क्या है? पोलराइजेशन है नेट डायपोल मूवमेंट का प्रेजेंस, मतलब कि जब सब्सटेंस की कुछ ना कुछ डायपोल मूवमेंट आ जाएगी उस समय पर हम बोलेंगे कि पोलराइजेशन हो चुका है। तो पोलराइजेशन क्या प्रोसेस है? किसी भी सब्सटेंस के अंदर डायपोल मूवमेंट को इंड्यूस करना। पहले डायपोल मूवमेंट जीरो आ रहा था, अब दोनों सब्सटेंसेस के बारे में देखिए। जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल थे उसमें और पोलर मॉलिक्यूल थे उसमें, दोनों में क्या क्या सिस्टम थे वो दोनों सिस्टम्स को आप समझिए। जैसे कि हमने ये रिप्रेजेंट किया था कि यहाँ पर हमारे पास एक सब्सटेंस है, वो पोलर सब्सटेंस है। तो पोलर सब्सटेंस के साथ क्या होगा? इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो लिख दिया कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है। तो इस समय पर हमने ये देखा कि इसके मॉलिक्यूल इस तरह से अरेंज है,
अलग अलग अलाइनमेंट में है, तो कोई मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में है, कोई मॉलिक्यूल इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये सबके जो अलाइनमेंट है वो डिफरेंट डिफरेंट मिल रहे हैं। अब देखिए डायपोल मोमेंट, इसका डायपोल मोमेंट इधर है, इसका डायपोल मोमेंट माइनस से प्लस की तरफ है, इसका डायपोल मोमेंट ऊपर की तरफ है, इसका डायपोल मोमेंट नीचे की तरफ है, इसका इधर है, और इसका डायपोल मोमेंट इस तरफ है। तो बेसिकली इस केस में क्या होगा, सारे मॉलिक्यूल्स थर्मल एनर्जी के कारण अलग अलग अलाइनमेंट में है, डिफरेंट डिफरेंट अलाइनमेंट में है, और सबके डायपोल मोमेंट तो हैं, लेकिन सब्सटेंस का डायपोल मोमेंट क्या है, सब्सटेंस का नेट डायपोल मोमेंट क्या है, 0 है। सो देयर इज नो डायपोल मोमेंट इन द सब्सटेंस, कोई डायपोल मोमेंट नहीं होगा। अच्छा, जब मैं इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूंगा, तो जब मैं इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता हूं, सो इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दे विल ट्राई टू अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या होंगे, अलाइन होंगे। नाउ वी विल रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है तो इस तरह से हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखा देते हैं। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अब क्या होगा, ये टॉर्क एक्सपीरियंस करेंगे, जो भी डायपोल आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, जैसे कि ये वाला डायपोल ले लेते हैं, ये माइनस ये प्लस। अब क्या होगा जी, माइनस तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये माइनस से प्लस इधर, और ये प्लस जो चार्ज है ये इस तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, रिपल्शन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स। इसके कारण क्या होगा, ये रोटेट होगा, टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, एंटी पैरेलल फोर्सेज होगी, रोटेट होगा, तो रोटेट होने पर ये इस तरह का दिखना शुरू हो जाएगा, देखिए। सो नाउ दिस इज द अलाइनमेंट ऑफ दिस नॉन पोलर डायपोल। तो ये नॉन पोलर डायपोल का ये अलाइनमेंट हो गया। ओके, अब कुछ डायपोल मूवमेंट आएगा क्या, इसका तो आंसर है यस। इसका डायपोल मूवमेंट, इसका सबके डायपोल मूवमेंट माइनस से प्लस की तरफ एक ही डायरेक्शन में, अगर एक ही डायरेक्शन में है तो कुछ ना कुछ डायपोल मूवमेंट होगा सब्सटेंस का। सो दिस इज पोलराइजेशन, इसको पोलराइजेशन बोलते हैं। और इसके अलावा नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के साथ क्या होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के साथ एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये तो पोलर के लिए था, अभी हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, नॉन पोलर की। तो एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में ये जो मॉलिक्यूल हैं ये आपको ऐसा मिलेंगे, जिनके प्लस और माइनस के सेंटर एक ही होंगे, और इनकी जो स्ट्रक्चर है वो सिमेट्रिकल होगी। इनकी जो स्ट्रक्चर है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, CO2 हो गया, इनकी जो स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर मिलेंगे। दिस इज इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था। अब हमने इसी सब्सटेंस को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते ही क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करते हैं ग्रीन कलर से। So now there is some electric field in this direction. So the electron will experience the force in the opposite direction of electric field, and the protons that are resides in the nucleus, they will experience the force in the direction of electric field. So there will be a distortion in the structure of the molecule. Molecule की structure है उसमें distortion होगा, उसकी जो structure है distort हो जाएगी, बिगड़ जाएगी, जिसकी वजह से उसके प्लस और माइनस के सेंटर अलग हो जाएंगे, और ये क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे जी डायपोल। तो इस तरह से ये डायपोल बन गए, एक तरफ माइनस आ गया, एक तरफ प्लस आ गया। तो इस तरह से हम इसकी स्ट्रक्चर को दिखा सकते हैं, डम्बल शेप स्ट्रक्चर बोला जाता है इसको। तो ये डम्बल शेप स्ट्रक्चर से हम माइनस और प्लस के सेंटर्स को क्या कर देंगे, अलग अलग दिखा देंगे। तो इस तरह से माइनस प्लस के सेंटर अलग हो चुके हैं। अब इस सब्सटेंस का भी कुछ डायपोल मूवमेंट होगा क्या, तो आंसर है यस, इसका भी डायपोल मूवमेंट होगा माइनस से प्लस की तरफ। सारे मॉलिक्यूल का डायपोल मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएगा, तो सब्सटेंस का कुछ ना कुछ नेट डायपोल मूवमेंट आएगा, कुछ वैल्यू इसकी मिलेगी। अब हम बात करते हैं पोलराइजेशन वेक्टर की। अच्छा, सबसे पहले पर यूनिट वॉल्यूम में कितना डायपोल मूवमेंट क्रिएट हो रहा है उसके बारे में सुनिए। जैसे हम इन दोनों में से कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, ये पोलर और नॉन पोलर दोनों के केस में सेम ही होगा। तो जैसे कि हमने कोई भी पोलर या नॉन पोलर के बारे में बात की, तो यहाँ पर ये मॉलिक्यूल था, ये फर्स्ट मॉलिक्यूल है, ये सेकंड मॉलिक्यूल है, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में। ओके, अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है कि यहाँ से माइनस से प्लस की तरफ इसका कुछ डायपोल मूवमेंट होगा। तो एक मॉलिक्यूल का डायपोल मूवमेंट कितना होता है, तो
तो एक मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट हम लोग किससे लिखते हैं, Q इंटू 2a से लिखते हैं। इसको वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख रहे हैं, अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो डायपोल मोमेंट इज Q इंटू 2a। अब 2a की जगह पर मैं इसको x लिख देता हूँ। द सेपरेशन बिटवीन द सेंटर ऑफ द प्लस एंड माइनस, प्लस और माइनस के सेंटर के बीच में या चार्जेस के बीच में जो सेपरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, वो डिस्प्लेसमेंट हम लोग क्या ले लेते हैं, x ले लेते हैं। तो आप इसको 2a से लिखना चाहें तो 2a से भी लिख सकते हैं, नहीं तो किससे लिख सकते हैं, इसको x से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। मैं इसको x से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सो Q इंटू एक्स इज द डायपोल मोमेंट। व्हाट इज x? क्योंकि देखिए x इसलिए ले रहा हूं मैं क्योंकि प्लस और माइनस का यहाँ पर सेंटर एक ही था, नॉन पोलर वाले में। नॉन पोलर में प्लस माइनस का सेंटर एक ही था। अब प्लस माइनस के अंदर सेंटर में डिस्प्लेसमेंट आ चुका है, तो उस डिस्प्लेसमेंट को मैं किससे लिख रहा हूँ, ये प्लस और माइनस के बीच की जो डिस्टेंस है उसको x से लिखा जा रहा है। सो दिस इज द डायपोल मोमेंट ऑफ वन मॉलिक्यूल। पूरे सब्सटेंस का क्या होगा, पूरे सब्सटेंस का डायपोल मोमेंट क्या होगा? तो पूरे सब्सटेंस का डायपोल मोमेंट नहीं बता सकते हम लोग बताएंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन पर यूनिट वॉल्यूम इज n। तो ये जो पूरा सब्सटेंस है, यहाँ पे जो आपको ये पूरा सब्सटेंस दिख रहा है, इसमें पर यूनिट वॉल्यूम में, मान लीजिए ये पर यूनिट वॉल्यूम है, इस पर यूनिट वॉल्यूम में n मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, तो कितना डायपोल मोमेंट होगा? तो इसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे, n से मल्टीप्लाई करके आपको पता लग जाएगा टोटल डायपोल मोमेंट, या आप लोग इसको बोल सकते हैं डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। सो दिस इज द, ये जो मैंने लिखा था ये था डायपोल मोमेंट ऑफ वन मॉलिक्यूल। सो नाउ वी विल राइट अबाउट द, इसको दो तीन तरीके से लिख सकते हैं, डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो देखिए, या इसको एक तरीके से और भी हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं डायपोल मोमेंट डेंसिटी। डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट लेंथ, इस तरह की डेफिनेशंस में हम लोग, इस तरह की डेफिनेशंस के लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, डेंसिटी वर्ड यूज करते हैं। और ये डायपोल मोमेंट कौन सा है? तो आंसर है टोटल, तो इसके साथ में हम ये वर्ड भी ऐड करेंगे। सो दिस इज द टोटल डायपोल मोमेंट डेंसिटी। तो पर यूनिट वॉल्यूम में कितना डायपोल मोमेंट होगा, उसको हम लोग लिखते हैं कैपिटल P से, ये लिखा जाता है कैपिटल P से। एक मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट है स्मॉल p, और n मॉलिक्यूल्स का कितना डायपोल मोमेंट होगा, n इंटू p। p की वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये आ जाएगा n, p की जगह पे क्या लिखेंगे, q इंटू एक्स, ये लिखा हुआ देखिए यहाँ पर q इंटू एक्स लिखा हुआ है, एक मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट। सो दिस इज द डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ये हमने किसके बारे में लिखा, डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम के बारे में लिखा, या आप इसको क्या बोल सकते हैं, टोटल डायपोल मोमेंट डेंसिटी बोल सकते हैं। अब ये जो p है ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। जो P है उसको आप टोटल डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम बोल सकते हैं या टोटल डायपोल मोमेंट डेंसिटी बोल सकते हैं। नहीं तो हम इसको एक स्पेशल इंडिकेशन देते हैं, इसको बोलते हैं पोलराइजेशन वेक्टर। इसको हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन वेक्टर, कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितना पोलराइजेशन होने के बाद में क्या डायपोल मोमेंट क्रिएट हो रहा है। तो पर यूनिट वॉल्यूम में जितना भी डायपोल मोमेंट क्रिएट होता है उसको पोलराइजेशन वेक्टर भी बोलते हैं। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पोलराइजेशन वेक्टर। ये जो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी हुई है ना, ये दोनों स्टेटमेंट ही इसकी डेफिनेशन है, पोलराइजेशन वेक्टर की डेफिनेशन। तो कभी कोई आपसे पूछ लेता है कि व्हाट इज पोलराइजेशन वेक्टर, तो सीधा सा आंसर है कि पर यूनिट वॉल्यूम में जितना डायपोल मोमेंट होगा वही पोलराइजेशन वेक्टर है। ओके, अब आगे की कहानी सुनिए। ये जो पोलराइजेशन वेक्टर है ये किस पे डिपेंड करता है, तो आंसर है ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड पे। इलेक्ट्रिक फील्ड जितना स्ट्रॉन्ग लगाओगे उतना ही तो डायपोल मोमेंट यहाँ पे क्रिएट होगा। चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं, पोलर के बारे में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये मॉलिक्यूल अलग अलग डायरेक्शन में अलाइन है। हमने थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने की वजह से कुछ मॉलिक्यूल तो अलाइन हो गए और कुछ मॉलिक्यूल अलाइन नहीं हुए। अब इसमें रिप्रेजेंट करते हैं हम उसको। तो ये मॉलिक्यूल अभी भी ऐसा पड़ा है, और ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये इसका अलाइनमेंट अभी भी अलग है। तो इनके अलाइनमेंट अभी चेंज नहीं हुए, इनके अलाइनमेंट अभी भी चेंज नहीं हुए। ये तीन मॉलिक्यूल आपको इसमें दिख रहे हैं, तीन तो अलाइन हो चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, जिसके नीचे मैंने ग्रीन कलर की एरो बना रखी है। ये तीन तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो चुके हैं।
लेकिन बाकी के मॉलिक्यूल अभी भी अलाइन नहीं हुए। बाकी के मॉलिक्यूल अगर अभी भी अलाइन नहीं हुए तो डायपोल मोमेंट तो कम हो रहा है, टोटल डायपोल मोमेंट तो कम हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज किया। इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइंस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाती हैं, और मैंने इन फील्ड लाइंस का नंबर इंक्रीज कर दिया। तो मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड जब स्ट्रॉन्ग होता है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोजली स्पेस्ड होते हैं। तो ये क्लोजली स्पेस्ड फील्ड लाइंस किसको रिप्रेजेंट करेंगी, दैट वी आर अप्लाइंग ए वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को यहाँ पर इंक्रीज किया, उस समय पर हमने देखा कि जो बाकी के बचे हुए मॉलिक्यूल थे, ये तीन मॉलिक्यूल भी क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। अब डायपोल मोमेंट और बढ़ जाएगा, पर यूनिट वॉल्यूम में डायपोल मोमेंट और इंक्रीज हो जाएगा। तो बेसिकली पर यूनिट वॉल्यूम का डायपोल मोमेंट मतलब कि पोलराइजेशन वेक्टर, ये किस पे डिपेंड करता है, तो आंसर है ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जितना स्ट्रॉन्ग लगाओगे पर यूनिट वॉल्यूम में, उतना ही ज्यादा डायपोल मोमेंट क्रिएट होगा। सो दिस इज पोलराइजेशन वेक्टर। अच्छा, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म और सुनिए, ये प्रोपोर्शनेट के सिंबल को हटाते हैं। प्रोपोर्शनेट के सिंबल को अगर हम हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट आएगा तो उस कांस्टेंट को लिखा जाता है, इंग्लिश में तो इसको CHI लिखते हैं और बोलते हैं काई। क्या बोलते हैं इसको, काई बोला जाता है इसको। और ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज में इसको शी बोलते हैं, ग्रीक लैंग्वेज में इसको शी बोला जाता है, ठीक है। और इंग्लिश में हम लोग इसको काई बोलते हैं। सो काई ई का मतलब है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। अब ये क्या चीज है, ये नई एक टर्म आ गई, इसके बारे में सुनिए। सो वेयर chi is a constant which is called electric susceptibility of the substance, of the dielectric substance। हाँ जी, अब ये क्या चीज है, जाई ई, बेसिकली ये इसको काई बोला जाता है। काई ई जो है ये बेसिकली एक कांस्टेंट है, ये हमें ये बताएगा कि आप कौन सा सब्सटेंस यहाँ रखोगे तो कितना डायपोल मोमेंट क्रिएट होगा। तो डायपोल मोमेंट सिर्फ किस पे डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड नहीं करेगा, उस सब्सटेंस पे भी डिपेंड करेगा जिसको आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर रहे हैं। जैसे हाइड्रोजन गैस प्लेस की तो उसका जो ससेप्टिबिलिटी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वो अलग होगी। अब हमने कोई दूसरी गैस को यहाँ पे प्लेस किया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्लेस किया, CO2 गैस को, तो उसकी ससेप्टिबिलिटी अलग होगी। तो सबके इलेक्ट्रिक फील्ड में जो रिस्पॉन्सेज होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट होंगे। सबके इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पॉन्सेज क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट होंगे। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में जल्दी अलाइन होगा, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में अलाइन होने में टाइम लगाएगा। अब ये जो ससेप्टिबिलिटी है ये एक्चुअल में किस पे डिपेंड करती है, तो मैं आपको इसके बारे में इसका फॉर्मूला बता देता हूँ। वो फॉर्मूला हम लोग डिराइव करेंगे आगे की कैलकुलेशंस में, लेकिन अभी इसके बारे में आप ध्यान रखिए। जो इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी है उसका फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r माइनस 1। तो ये ससेप्टिबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, तो आंसर है इस पे रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द सब्सटेंस। ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है ना, इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम एप्सिलॉन r को k से भी लिखेंगे। इसको आप क्या बोलते हैं, फर्स्ट चैप्टर में हम इसको बोलते थे रिलेटिव परमिटिविटी। ये डिस्कस करेंगे हम, दोबारा से बताऊंगा मैं एप्सिलॉन r के बारे में। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, नहीं तो इस चैप्टर में हम इसको बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, आप इसको के कैपिटल के से लिखो। वो स्मॉल के होता था जिसको हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते थे, उसकी बात नहीं कर रहा मैं, कूलम्ब्स कांस्टेंट बोलते हैं उसको लोग। ये कैपिटल के है, सो इट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। ओके, तो बेसिकली ससेप्टिबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे डिपेंड करती है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसका ज्यादा होगा ससेप्टिबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में उतना जल्दी रिस्पॉन्स करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में उतना जल्दी अलाइन होगा, या इलेक्ट्रिक फील्ड में उसका पोलराइजेशन जल्दी होगा, ऐसा भी बोल सकते हो आप।
तो बेसिकली ससेप्टिबिलिटी, ये तो कांस्टेंट है, देखो एप्सिलॉन नॉट, तो दिस इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होती है, तो एक कांस्टेंट है। तो बेसिकली ससेप्टिबिलिटी सिर्फ एक ही क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे। अब जैसे वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट काफी ज्यादा होता है, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी 80 के आसपास होती है, तो उसकी ससेप्टिबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, उसकी ससेप्टिबिलिटी भी ज्यादा होगी। इसका मतलब ये है कि जब आप दो मेटल की प्लेट्स के बीच में जो चार्ज प्लेट है, जैसे कि ये वाली प्लेट है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, और इसके सामने हमने एक प्लेट रख रखी है, ये कैसी है, ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, और यहाँ पर जो मैं मीडियम फिल करने वाला हूँ वो मीडियम है वाटर, तो मैंने यहाँ पे वाटर फिल कर दिया इन दोनों प्लेट्स के बीच। तो जब मैं इन दोनों प्लेट्स के बीच में वाटर को फिल करूंगा, उस समय पर ये वाटर क्या होगा, अलाइन होगा किस डायरेक्शन में, तो आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, पैरेलल, इलेक्ट्रिक फील्ड की पैरेलल डायरेक्शन में। तो मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट क्या होगा, आपको भी पता है, नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा, इन दोनों के पॉजिटिव चार्जेस इधर आ जाएंगे। आप इसको ऐसा लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, नहीं तो ये सारे के सारे मॉलिक्यूल इस तरह से अलाइन हो जाएंगे, सारे मॉलिक्यूल के O- इधर आ जाएंगे और H+ दूसरी तरफ चले जाएंगे। तो बेसिकली इससे क्या हो रहा है, इसके अंदर तो कोई चार्ज नहीं मिलेगा आपको, ये जो सब्सटेंस है यहाँ पर आपको कोई भी चार्ज नहीं मिलेगा, उसका कारण भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ये भी ध्यान से समझो। एक चीज और है, तो ये इस तरह के मॉलिक्यूल्स हैं। अब देखिए, यहाँ पर है प्लस चार्ज, यहाँ पर है माइनस चार्ज, नेट चार्ज कितना होगा इस जगह का, तो आंसर है 0। तो सब्सटेंस के अंदर यहाँ पर बीच का जो स्पेस है, यहाँ पर आपको कोई चार्ज नहीं मिलेगा, क्योंकि इस तरफ +6 है चार्ज, देख लीजिए कितने हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है तो +6 चार्ज है, कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है तो -6 चार्ज है, नेट चार्ज कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। अब इसके आगे वाली लेयर में देखो, नेक्स्ट लेयर में, नेक्स्ट लेयर में भी यही हो रहा है, नेक्स्ट लेयर में भी यही हो रहा है, ये यहाँ पर है प्लस चार्ज, यहाँ पर है माइनस चार्ज, फिर से नेट चार्ज कितना आएगा, फिर से नेट चार्ज 0 आएगा। तो सब्सटेंस के अंदर आपको नेट क्या नहीं मिलेगा, चार्ज नहीं मिलेगा। चार्ज कहाँ मिलेगा, यहाँ पर इस चार्ज को बैलेंस करने वाला कोई नहीं है, इस तरफ नेगेटिव चार्ज आ रहा है लेकिन इसके सामने कोई प्लस चार्ज नहीं है, जिससे ये क्या हो जाए, यहाँ का नेट चार्ज 0 हो जाए। तो ये जो सब्सटेंस था, इस सब्सटेंस के सारे नेगेटिव चार्जेस हम लोग बोलते हैं कि इस तरफ है। अच्छा, ये जो सब्सटेंस है इसको हम एक कंटेनर में क्लोज करते हैं, ये मैं इसकी क्या बना रहा हूँ, आउटलाइन बना रहा हूँ कि यहाँ तक सब्सटेंस है, तो सबका नेगेटिव चार्ज इधर है। दूसरी तरफ क्या है, देखो यहाँ पर है H+H+H+, और इसको बैलेंस करने वाला इसके सामने O- कोई भी नहीं है, तो सारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर होगा। तो ये डायग्राम मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एक तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लस से माइनस की तरफ, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने E वेक्टर से लिख दिया, और एक इस सब्सटेंस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है। ये देखो, इस तरफ सारे कौन से चार्ज हैं, इस तरफ सारे पॉजिटिव चार्ज हैं, और सामने की तरफ माइनस चार्ज है। चलो इनके नेमिंग कर देते हैं, ए बी जो फेस है वो नेगेटिवली चार्ज है, और सी डी जो फेस है वो पॉजिटिवली चार्ज है। तो सी से ए की तरफ यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इनसाइड दिस सब्सटेंस, वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई इन, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दो या इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड बोल दो। तो इस तरह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की तरफ भी बनेगा, जो क्या करेगा, जो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को डिक्रीज करेगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे लिखेंगे, ई नेट इज इक्वल टू, पहले तो हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, और माइनस में क्या आएगा, इनसाइड का इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, और ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को क्या करेंगे, कम कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। अगर ये सब्सटेंस नहीं होता तो यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता, अगर दोनों प्लेट्स के बीच में सब्सटेंस नहीं होता तो सिर्फ ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड होता, इनसाइड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट ही नहीं होता, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ई होती। लेकिन अब माइनस में ई इनसाइड भी आ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो रही है, वो कम हो रही है, जब हम इस सब्सटेंस को क्या कर रहे हैं, इन दोनों प्लेट्स के बीच में रख रहे हैं। कैपेसिटर के अंदर ये काम आएगा ये चीज, क्योंकि हमें प्लेट्स के आसपास का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम करना पड़ता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कम करने से हम प्लेट्स में और ज्यादा चार्ज को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली प्रोसेस भी हो सकती है इसमें, तो कैपेसिटेंस के अंदर ये चीजें दोबारा आएंगी।
तो मैं आपको ये बता रहा था कि अगर इस सब्सटेंस की परमिटिविटी 80 है तो इसकी ससेप्टिबिलिटी भी ज्यादा होगी। ससेप्टिबिलिटी ज्यादा होने का मतलब है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जल्दी से अलाइन हो जाएंगे, मॉलिक्यूल घूम जाएंगे। मॉलिक्यूल रोटेट होते ही सबका डायपोल मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में होगा, माइनस से प्लस की तरफ। सबका डायपोल मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में होगा, माइनस से प्लस की तरफ। ये जो ब्लैक इंक से हम दिखा रहे हैं, ये क्या है, ये इन सब मॉलिक्यूल्स के डायपोल मूवमेंट है, which is from minus to plus. Okay, so this is polarization. इसको पोलराइजेशन बोलते हैं और ये होता है पोलराइजेशन वेक्टर। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज थी आज के लेक्चर में, इसको या तो नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो कि पोलराइजेशन वेक्टर क्या होता है। द डायपोल मोमेंट, इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितना डायपोल मोमेंट इंड्यूस हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज कॉल्ड पोलराइजेशन वेक्टर। पोलराइजेशन वेक्टर किस पे डिपेंड करता है? पोलराइजेशन वेक्टर किस पे डिपेंड करता है? तो आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है। और एक चीज पे और डिपेंड करता है, उसको हमने इस फॉर्मूला में ऐड कर दिया, वो है काई। तो ये जो काई है, काई क्या होता है? इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। ये उस सब्सटेंस की ससेप्टिबिलिटी है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना रिस्पॉन्स करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में ये कितना अलाइन होगा। तो ये इस सब्सटेंस की प्रॉपर्टी से पता लगेगा। तो आप हाइड्रोजन को रखेंगे तो उसकी ससेप्टिबिलिटी अलग होगी, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए रिस्पॉन्स अलग होगा। आप वाटर को रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में तो वाटर का जो रिस्पॉन्स होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड में थोड़ा डिफरेंट होगा। तो हर एक सब्सटेंस के जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है वो डिफरेंट डिफरेंट है, मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो सब सारे जो सब्सटेंस है उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड में अलग अलग तरह के रिस्पॉन्सेज होते हैं और उसी रिस्पॉन्स को क्या बोला जाता है? ससेप्टिबिलिटी बोला जाता है। ससेप्ट मतलब कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना वो एक्सेप्ट कर रहा है, कितना उसमें वो अलाइन होने की कोशिश कर रहा है, दैट इज कॉल्ड ससेप्टिबिलिटी। ये ससेप्टिबिलिटी आपको मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी में भी मिलेगा। अभी आप मैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी स्टडी कर रहे हैं तो ससेप्टिबिलिटी नाम का वर्ड आपको मैग्नेटिक फील्ड में भी मिलेगा। जब आप मैग्नेटाइजेशन पढ़ेंगे, किसी भी सब्सटेंस को कैसे मैग्नेटाइज किया जा सकता है, उसमें फिर से ये आएगा।